everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 8th October 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. But before we move on to the important articles, let us quickly see आज का जो डेट है 8th October, इस दिन क्या मनाते हैं हम? We celebrate the Indian Air Force Day. Now why do we celebrate the Indian Air Force Day on 8th October specifically? Because इस दिन 1932 में we established the Indian Air Force. और इस साल यानी 2025 में we are celebrating the 93rd celebration. Now why is it important this year? Because we see हमारे जो पुराने MiG-21 थे जो हम रशिया से लेके आए थे, इसको हम फेयरवेल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ अभी एयरफोर्स में MiG-21 का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. And we call this as a flying coffin because it has had so many crashes. So now we're talking about Atmanirbhar Bharat. We are talking about कि हम इंडिया में ही फ्लाइट फाइटर जेट्स बनाएंगे. वी आर नॉट गोइंग टू बी ऑप्टिंग आउट फॉर अदर कंट्री के कुछ, लेकिन कुछ है वैसे, जैसे राफेल की बात करें, Su-30 MKI जो रशिया से लिया है, राफेल फ्रांस से लिया है. देयर हैव बीन इन द एयरफोर्स में इस्तेमाल हुआ है, बट वी सी दैट आगे जाके वी विल फाइंड मोर ऑफ इंडिजनाइजेशन इन द डिफेंस सेक्टर. क्लियर? तो ये एक प्रॉपर फ्लाई पास्ट होगा. दे आर गोइंग टू हैव एक प्रदर्शन होगा विद रिगार्ड टू डिफरेंट फाइटर जेट्स. एक परेड भी होगा एट द हिंडौन एयरबेस जो इंडिया का लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरबेस है. ऑलराइट, एंड इससे पहले वी सीन इट इन चेन्नई एंड प्रयागराज एज वेल, दीज काइंड ऑफ परेड्स. तो ये पूरा आर्टिकल हम देखते हैं इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड ऑन October 8th. Let's proceed now to the first article, और this is with regard to the Nobel Prize. Now आप देखोगे इस हफ्ते पूरा हम Nobel Prize के बारे में ही बात करेंगे, because every day they announce one such set of winners in various fields. तो कल के दिन आपने मेडिसिन का सुना होगा, आज हम देखेंगे with regard to physics. कल केमिस्ट्री का होगा. तो हर दिन एक अवार्ड अनाउंस करता है. ये जो रॉयल स्वीडिश एकेडमिक है ये अनाउंस करता है. सो लेट अस क्विकली सी एज टू हु हैज वन दिस नोबेल प्राइज विन अवार्ड, एज वेल एज हम देखेंगे इनका कंट्रीब्यूशन क्या है. इसके अलावा हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द नोबेल प्राइज, कौन से फील्ड्स में दिया जाता है, वुमेन इन नोबेल प्राइज. वी आर गोइंग टू आल्सो सी विद रिगार्ड टू इंडियन इन नोबेल प्राइज, कौन थे पहले ऐसे विनर ऑफ द नोबेल प्राइज, ये सब हम अभी देखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यूज. आज का न्यूज है कि 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स का अनाउंस हुआ है. इनफैक्ट कल ये अनाउंस हुआ था ऑन 7th October. एंड यहाँ पे किसको दिया जा रहा है? जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट एंड जॉन मार्टिनस. तो आपको यहाँ पे याद रखना कि दो जॉन है, ठीक है, ऑप्शन में दो जॉन है. सो दिस कुड बी देन योर आंसर. सो जॉन क्लार्क, जॉन मार्टिनस एंड माइकल डेवोरेट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट व्हाट हैव दे डन, इन विच फील्ड आर दे टॉकिंग अबाउट, ये है क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में. ना क्वांटम बहुत ही न्यूज में है ऑल्सो बिकॉज 2025 ईयर इज ईयर ऑफ डैश. 2025 ईयर किस ईयर से रिलेटेड है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. ओके, सो ये हम देखते हैं, talks about the behavior of particles at a very small scale, यानी quantum scale की बात करते हैं. So they talked about, or their work focuses on a phenomena called as quantum tunneling. Quantum tunneling, अभी ये क्या है? Now it is saying कि particles जो है ये barrier के थ्रू पास करते हैं, that would be otherwise पेनिट्रेट नहीं कर पाते अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें. सो टेक फॉर एग्जांपल, जैसे एक क्रिकेट बॉल की बात कर रहे हो एंड यू आर काइंड ऑफ यूजिंग दैट और पुटिंग दैट ऑन द पिच. तो यहाँ पे हम देखते हैं इंस्टेड ऑफ बाउंसिंग द बॉल बाउंसिंग, ये बैरियर को क्रॉस कर रहा है, टनल कर रहा है. ओके, सीधा जा रहा है. ये बोलते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स. सो दे हैव वर्कड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड एज क्वांटम टनलिंग, जो एक्चुअल में मैक्रोस्कोपिक स्केल में हम इसको देख नहीं पाते. सो दिस इज अनदर स्केल वेयर वी टॉक अबाउट जो ये दिख नहीं पाता, ये जो बैरियर की बात करें दैट इज नॉट विजिबल, ठीक है, बट इट इज एट अ वेरी स्मॉल स्केल विच इज एट प्ले. तो ये पूरा हम देखते हैं what is the role of this particular physics awardees. Now let's quickly see what is the Nobel Prize. ये कब स्टार्ट हुआ,
एंड सो ऑन। तो नोबेल प्राइज ये अलग अलग फील्ड्स के लिए दिया जाता है हर साल। सो दिस इज 2025 दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड ये इट कैन बी गिवन टू पीपल, इट कैन बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशंस जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विद रिगार्ड टू ह्यूमैनिटी, हैविंग ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ह्यूमैनिटी। ये एक्चुअल में स्टार्ट किया गया था बाय अ विल ऑफ अ पर्सन कॉल्ड एज एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल, इसीलिए नाम पड़ता है नोबेल प्राइज, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं ये एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर थे, और उन्होंने बोला कि मेरी जो जायदाद है दैट विल बी गॉन टू दोज पीपल हु आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क with regard to the contributions to humanity। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके रिसर्च से उनको ये पैसे देने चाहिए। So this was first presented in the year 1901 and हर साल ये दिया जाता है। What do you get if you get a Nobel Prize? यानी winners को क्या मिलता है? They get a gold medal talking about the honor and achievement। एक डिप्लोमा मिलता है which is signed by the awarding institutions। अलग अलग awarding institutions है, we are going to see that in a while। इसके अलावा they also get a cash reward। ठीक है, now that depends on the funds of the Nobel Foundation। ठीक है, अगर हम 2023 की बात करें it was about 11 million Swedish krono। okay, that's the currency, that is about 1 million USD, US dollars। तो यहाँ पे ये चेंज होता है। Let us now see what are the fields in which Nobel Prize दिया जाता है। What are the categories? तो categories we are see it's physics, chemistry, medicine, literature and peace। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन से अवार्ड्स देते हैं, कौन से कैटेगरीज में दिया जाता है। ओके, नाउ ये जो पीस अवार्ड है, ओके, इट इज गिवन इन नॉर्वे, Oslo, okay, whereas rest of these are given in we talk about Sweden। okay, so Stockholm में दिया जाता है, whereas this piece is only given in, तो ये आपको याद रखना है कैसे अलग अलग अवार्ड्स किस दिन में दिया जाता है। Now when will the award be actually given? The award will be given on 10th December। 10 December क्यों? Because this is the death anniversary of Alfred Nobel, that is why it's given on 10th December। okay, now if you talk about कौन ये select करता है who should get the award, okay, so there's a lot of nomination, selection committees involved। हमारे लिए कौन से academics या institutes involved है ये जल्दी से देखते हैं। So we are the Royal Swedish Academy of Science जो chemistry, physics और economic sciences select करते हैं। okay, this is the major academy। next we have the Nobel Academy जो है Karolinska। this is for physiology और medicine की बात करें। then we have the Swedish Academy which is with regard to literature, and finally we have the Norwegian Nobel Committee, जैसे मैंने कहा नॉर्वे में दिया जाता है। yes, that is for peace। so you have to remember which academy gives which award, ये आपको याद रखना है। clear? Now अगर हम देखें what are the recipients that have won this particular award, women की बात करें specifically, first woman to actually win a Nobel Prize was Marie Curie। now can you tell me in what field, कौन से सेक्टर में उनको मिला है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। Marie Curie won the Nobel Prize for which sectors, ये आपको मुझे बताना है। फर्दर इंडियन वुमेन की बात करें, पहली इंडियन वुमेन to win the Nobel, she won the Peace Prize, that was Mother Teresa। now remember Mother Teresa, she was originally, अगर हम बात करें, she was not an Indian। उनका जो descent है अल्बेनिया है। she was born in Ottoman Empire के टाइम पे। so she came to India in 1929। she was a Catholic nun and she became an Indian citizen in 1951। that is why we can say that the first Indian woman to win the Nobel Peace Prize, yes, it is Mother Teresa। okay, now the youngest person to ever win this particular award is Malala Yousafzai। so ये आपको कुछ important aspects याद रखने हैं। Indian specifically की बात करते हैं वापस से, we have Rabindranath Tagore, okay, who won the first Nobel Prize in literature in 1913। आपको मुझे बताना है कौन से वर्क के लिए उनको ये नोबेल प्राइज मिला है फॉर लिटरेचर। व्हाट इज द वर्क दैट ही हैज वन फॉर, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इनके अलावा वी आल्सो सी द अदर नेम्स, दे कैन आस्क यू विद रिगार्ड टू दिस। सो फिजिक्स के लिए
ओके, यू मस्ट हैव हर्ड द रमन इफेक्ट, राइट? तो ये सीवी रमन को मिला 1930 में. देन वी हैव हरगोबिंद खुराना, he won for medicine. Subramaniam Chandrasekhar again won for physics. Amartya Sen, the first one to get for economy. ठीक है. Next, Venkatraman Ramakrishna, first one to win for chemistry. Okay. Kailash Satyartha to win for peace. Okay, but he's not the first one. First one to win for peace is 1979 में Mother Teresa. Then we have Abhijit Banerjee, he won for economic sciences in 2019. तो ये हमने देखा कौन से इंडियन रेसिपिएंट्स थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है. लेट अस सी 2025 में कल के दिन हमने मेडिसिन देखा था. सो मेडिसिन के लिए किसको मिला है? इट इज मैरी ब्रांको, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi. ठीक है, these are the winners who have been given, and who selects that? Nobel Assembly at the Karolinska Institute. And किसके लिए मिला? They have got it for immune tolerance. It's something related to T cells. इसको TREGs भी कहते हैं. Okay, so this one we've seen. Then we have physics. Physics के लिए किसको मिला है? This is by again two Johns I told you, John Clark, Michael Dewart and John M. Martins, and Swedish Academy select करती है, Royal Swedish Academy, Stockholm वाली, right? And for what is the phenomena? Quantum tunneling से related, so quantum mechanics से related. तो ये आपको पता होना चाहिए किसको मिला है, who gives this award, and with regard to what is the field in which they have received. Is that clear? Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल हम देखते हैं, बहुत सारे dignitaries इंडिया आ रहे हैं. So there are two, okay? So one of them is coming, that is Amir Khan Muttaqi. He's from अफगानिस्तान, राइट? ये फॉरेन मिनिस्टर है उनके, तो ये आने वाले हैं इंडिया. सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट वन. एंड अनदर विजिट दैट इज ऑलरेडी हैपेंड, दैट इज आज के दिन वी सी यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं, मुंबई में है. सो वी आर गोइंग टू क्विकली सी विद रिगार्ड टू द विजिट्स एंड व्हाई दे आर वेरी सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे हम देखते हैं आमिर खान मुत्ताकी का इंडिया विजिट. इट्स द फर्स्ट ऑफिशियल विजिट बाय एनी तालिबान फॉरेन मिनिस्टर दैट वी सी सिंस 2021, जिसमें वहां पे उन्होंने पावर ले लिया है अफगानिस्तान में, आउस्टिंग अशरफ घनी दैट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान. 2021 में उनको आउस्ट करके दे टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन. I have already discussed about तालिबान in my previous class. अगर आपने पिछले हफ्ते का डेली न्यूज एनालिसिस मिस किया है, then it's a big loss for you, because I've already covered how did Taliban come to power, the history behind it. So if at all you have not watched it, I urge you at least watch the weekly wrap up that we upload. Please do watch it, otherwise this is going to be difficult for you. Now coming to understand UN Security Council के बारे में, यहाँ पे आमिर खान मुत्ताकी ही इज पुट अंडर दिस सैंक्शंस दैट ही कैन नॉट ट्रैवल. ठीक है, तो उन पे सैंक्शंस लगाए हैं बाय द UNSC, बट दे हैव अलाउड इट, ओके, अंडर रेजोल्यूशन 1988 उन्होंने अभी अलाउ किया है फॉर हिम टू ट्रैवल. दैट इज हाउ ही हैज बीन कमिंग टू इंडिया, अदरवाइज ही वाज नॉट अलाउड टू ट्रैवल. तो स्पेशल ट्रैवल परमिशन लेके ही वो आए हैं. So he's coming from what date to what date? October 9th to 16th. This is just for your reference. Now let us quickly see कि कल यानी कि कल we had another meeting, a 7th Moscow meeting. ये रशिया में हुआ था, एंड रशिया ने इनवाइट किया था बहुत सारे डेलीगेट्स को, बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज भी यहाँ पे आए थे मॉस्को मीटिंग में. तो जल्दी से देखते हैं ये मॉस्को मीटिंग क्या है. जो हमारे ये आमिर खान मुत्ताकी ये भी अटेंड कर रहे थे एज अ मेंबर. सो दिस इज अ हिस्टोरिक फर्स्ट, दैट इज व्हाई दिस हैज बीन इम्पोर्टेंट. लेट अस क्विकली सी. वी आल्सो सॉ रशिया के प्रेसिडेंट का बर्थडे भी था, मोदी जी ने कॉल भी किया था, राइट? सो वी आर गोइंग टू क्विकली सी विद रिगार्ड टू मॉस्को इन द न्यूज, मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन. सो 7th मीटिंग जो हेल्ड की थी मॉस्को रशिया में, और बहुत सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे जैसे कि अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. कैन यू टेल मी कि कौन से ग्रुपिंग का ये
पार्ट है, विच ग्रुपिंग आर ऑल दीज मेंबर्स associated with, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. बेलारूस also was there, it was as a guest that it had arrived. Now let's quickly see why this is important, is because पहली बार एक तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं with regard to आमिर खान मुत्ताकी as a member participating these meetings, right? So अफगानिस्तान की बात करें, इट इज एक्चुअली एन ऑब्जर्वर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप. ये जो ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ जहां पे ये सभी मेंबर्स इसका पार्ट है, ये एक्चुअल में एक ऑब्जर्वर है, ठीक है. सो यहाँ पे इट हैज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड. तो जॉइंट एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया और इस जॉइंट स्टेटमेंट में क्या क्या बताया जल्दी से देखते हैं. सो वी सी दैट इट इज सेड कि अनएक्सेप्टेबल है कि कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कोई दूसरी कंट्री वहां पे एस्टैब्लिश करे. दिस इज अ क्विक हिंट टू यूएसए. ओके, तो यूएसए का भी क्या एंगल है ये थोड़े टाइम में देखेंगे हम. इसके अलावा दे टॉक्ड अबाउट काउंटर टेररिज्म cooperation. We also have a system called as RATS, Regional Anti-Terrorism Structure, यानी कि टेररिज्म के खिलाफ है ये पर्टिकुलर ग्रुपिंग और इसका एक हेडक्वार्टर भी है रैट्स का इन ताशकेंत, ओके, जो है उज्बेकिस्तान में. नेक्स्ट, अफगानिस्तान के इकोनॉमिक, हेल्थ, एग्रीकल्चर, डिजास्टर प्रिवेंशन, इस पे एम्फसाइज किया है टू बिल्ड इट बैक अगेन. 2021 में हम देखते थे कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स मिलना भी इस कंट्री के लिए ना के बराबर था, बट नाउ दे वांट टू फर्दर हेल्प दिस कंट्री इन इट्स इंटीग्रेशन, इन हैविंग लाइक कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर ऑल इन प्लेस. तो यहाँ पे इन कंट्रीज ने सपोर्ट किया है विद रिगार्ड टू इंश्योरिंग कि जो भी एड आ रहा है इसका अगेन पॉलिटिसाइजेशन ना हो एंड इन कंट्रीज को इसमें डेवलपमेंट आ सके. Now let's quickly see where we are talking about US का एंगल क्या है. Now there is a base, air base, जिसका नाम है बगराम एयर बेस. Now बगराम एयर बेस is in Kabul. It's 50 kilometers outside Kabul, यानी ये अफगानिस्तान में है. And this is the largest and strategically important air base in अफगानिस्तान. बहुत ही important air base है. 2 runways भी है 3.6 and 3 kilometers के. और ये air base इसीलिए भी important था, स्पेशली ड्यूरिंग यूएस का एक कैंपेन था वॉर ऑन टेरर, जो 2001 में टेररिज्म के खिलाफ वाज वेरी 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 फेमस. ओके, सो यहाँ पे यूएस चाहता है कि उसका थोड़ा कब्जा हो इस बगराम एयरबेस में. बट इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया ने बाकी के कंट्रीज के साथ सहमति ली है कि हम अपोज करेंगे कोई दूसरी कंट्री यहाँ पे एयरबेस टेक ओवर करने के. Okay, so they are against US taking over the Bagram Air Base, and वो चाहता है कि continued assistance दिया जा सके to the Taliban ruled Afghanistan to ensure that लोगों को यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड हो, इकोनॉमिक रिलेशंस, रीजनल कनेक्टिविटी प्रमोट की जाए. सो ऑल ऑफ दैट इज व्हाट इंडिया hopes, because of course हमारा neighboring country है, 107 किलोमीटर्स का बॉर्डर लगता है of course with regard to the POK region, but इसे हम चाहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट रह सके, यूनाइटेड एंड पीसफुल रह सके. नाउ वी सी दैट द अफगान सॉइल दैट वी टॉक अबाउट, इट्स टॉकिंग कि टेररिज्म ना हो, एंड यहाँ पे एक सिग्नल भी देना चाहता है पाकिस्तान को ताकि वो यहाँ पे कुछ मिस एडवेंचर ना करे, यहाँ पे टेरर ना फैलाए उनके नेबरिंग कंट्री में. दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, एज ही सेड, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जाए, अगेन गिविंग अ सिग्नल टू यूएस कि यूएस नहीं चाहता, जैसे हमने चाबार पोर्ट, कहाँ पे किया है चाबार पोर्ट? दिस इज इन ईरान, ये इंडिया ने ऑपरेट किया है, राइट, इंडिया ने डेवलप किया है चाबार पोर्ट. तो बिकॉज इंडिया एंड ईरान के रिलेशंस हैव स्ट्रेंथेन्ड बिकॉज ऑफ चाबार पोर्ट, लेकिन यूएस इज अ बिटर एनिमी ऑफ ईरान. तो जब हमने अच्छे रिलेशंस चाबार पोर्ट फॉर कनेक्टिविटी मेंटेन किया ईरान से, यूएस गॉट एंग्री ऑन इंडिया and they did apply sanctions on us, right? So this is where it is saying कि connectivity पे focus करना चाहिए. जो आपसी जो मामले हैं with regard to this should not
hurt especially the people there, right? They should not affect the economy of the people there. So that is what it is signaling कि economic integration होना चाहिए, और जो भी आपके problems है that should be kept at bay, that should be kept aside when we are talking about helping these countries towards development. Let's proceed to the next article then. Now that we have talked about Taliban ki foreign minister, now we'll talk about UK ke prime minister. So UK ke prime minister is coming to India. In fact, he's already come to India, and this is the first official visit of the UK prime minister. His name is Keir Starmer. और ये एक रेसिप्रोकल विजिट हम कह सकते हैं, बिकॉज मोदी जी भी गए थे यूके जुलाई 2025 में. ओके, सो देयर इज अ रेसिप्रोकल विजिट हियर. एंड क्या क्या करेंगे ये, ही इज गोइंग टू बी विजिटिंग और अटेंडिंग द ग्लोबल फिनटेक समिट जो है मुंबई में. नाउ व्हाट इज दिस ग्लोबल फिनटेक समिट? दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऐसा एक ग्लोबल समिट होगा. बहुत सारे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, अलग अलग ओवर 100 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेशन दिखे जाएंगे, एंड दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. सो वी हैव इंडिया में जैसे कि पेमेंट्स, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है, वैसे ऐसे बहुत सारी एजेंसीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे. दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस, दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इन दिस पर्टिकुलर समिट. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा समिट है जहाँ पे बिजनेस लीडर्स, with regard to politicians और सब यहाँ पे आपस में ideas exchange करेंगे. Now let us see with regard to India-UK relations हमारे exam point of view से क्या क्या important है. So firstly we see कि there are talks about a free trade agreement. अभी free trade agreement क्या होता है, यानी कि मान लो दो countries है, country A and B, तो B country जो export करता है कंट्री ए को, और जो कंट्री ए एक्सपोर्ट करता है बी को, इन पे हम टैरिफ्स नहीं लगाएंगे. ओके, सो कुछ ही प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे ऐसे डिसाइड होता है दो कंट्रीज में कि कौन से प्रोडक्ट्स के लिए मैं तुम्हारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ नहीं लगाऊंगा और तुम मेरे प्रोडक्ट्स में टैरिफ्स नहीं लगाओगे. सो दैट इज डिसाइडेड इन अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. सो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये पहले बार बोरिस जॉनसन जो 2022 में हम देखते हैं थे प्राइम मिनिस्टर थे, he talked about it earlier, but unfortunately this did not see the light of the day. लेकिन वापस से बातचीत हो रही है कि we will have another free trade agreement जिसको हम सीटा कहते हैं, सीटा अग्रीमेंट. Now सीटा is comprehensive economic ट्रेड अग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट. इस अग्रीमेंट से हम देखते हैं कि हम डबल करेंगे हमारा ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड, आपसी जो ट्रेड है 2030 तक ये डबल होगा. नाउ रिमेंबर, India and UK are one of the fastest growing economies, right? If you talk about India 4th largest पे है, UK 6th largest पे है. We know we overtook Japan and otherwise we were 5th. तो ये दो economies आपस में of course best practices, trade, इकोनॉमी ये और बढ़ाना चाहते हैं. एंड इट इज सेड कि कितने प्रोडक्ट्स के में कोई ड्यूटीज नहीं लगाएंगे. 99% ऑफ इंडिया जो एक्सपोर्ट करेगा उनमें यूके टैरिफ नहीं लगाएगा. सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. इट्स गोइंग टू ऑल्सो हेल्प एंड बूस्ट हमारे अलग अलग सेक्टर्स. अगर हम आईटी, फाइनेंस, प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करें, all of this will benefit. Okay, and jobs creation तो अलग ही बात है. When we talk about more exports, more investment coming in, all of this will lead to again a doubling factor for us. Now, what are the other sectors in which India and UK collaborate? तो एक हम कहते हैं इनको living bridges. So we term something called as living bridges. अभी living bridges क्या है? Living bridge is mainly इंडिया का जो डायस्पोरा है ये एक कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा है बिटवीन इंडिया एंड यूके. सो वी सी अबाउट 2.6% ऑफ द यूके पॉपुलेशन इज अंडर mainly are Indians. Okay, Indian diaspora, हमारी communities वहाँ पे ज्यादा हैं. So it is said that over 65,000 से ज्यादा companies ये जो Indian diaspora है ये कंट्रोल करती है. Okay, दे jobs में देती है, taxes देती है. So this is connecting our culture there, and it is also ensuring their benefit with regard to jobs and taxes, right?
इसीलिए इनको लिविंग ब्रिज किया कहा जाता है बिटवीन इंडिया एंड यूके। फर्दर हम देखें विद रिगार्ड टू डिफेंस के लिए भी बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हम देखते हैं। सो रिसेंटली वी हैव इंडिया एंड यूके के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज, जो मैंने गलती से जो वीडियो में बताया था कि इंडिया एंड यूएस के बीच में है, सो आई स्टैंड करेक्टेड ऑफ कोर्स। सो प्लीज क्विकली टेल मी, इंडिया और यूके के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हमने रिसेंटली देखा था, आई थिंक ऑन 6 अक्टूबर, इसका नाम क्या है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी एन इंडस्ट्रियल रोड मैप विद रिगार्ड टू डिफेंस, जहां पे आपस में साथ में हम कोलैबोरेट करेंगे टू क्रिएट जॉइंट इनोवेशंस, को प्रोडक्शन, ओके, बहुत सारे डिफेंस आइटम्स का साथ में डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो इसके बारे में भी हम एक प्लान बना रहे हैं। देन वी टॉक अबाउट जॉइंट एक्सरसाइजेस, एक्सचेंज करेंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंजेस, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू हैपन विद रिगार्ड टू डिफेंस। इनके अलावा एजुकेशन पे क्या फोकस है, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यूके पढ़ने के लिए जाते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ये पहला ऐसा एक यूनिवर्सिटी है जो कैंपस ओपन कर रहा है इंडिया में। इनफैक्ट जुलाई 2025 में इट हैज बीन गिवन अ गो अहेड, और कहां पे ये ओपन कर रहा है ये आपको मुझे बताना है। इंडिया में जो पहला ऐसा कैंपस है कमिंग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, ये कहां पे होगा, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। सो वेयर इज दिस यूनिवर्सिटी का कैंपस ओपनिंग, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा वी ऑल्सो सी देयर इज एकेडमिक क्वालिफिकेशंस का हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ओके, दैट वाज सेड अंडर द MOU 2022। वी विल हैव बहुत सारे स्कॉलरशिप्स, यंग प्रोफेशनल स्कीम्स, सो बहुत सारे इंडियंस वहां पे पढ़ने जाएंगे, okay, and they will also be able to work for 2 years. Then we also see कि Queen University Belfast and University of Surrey, they are going to open again some centers at the Gift City जो है गुजरात में। So again contributions of foreign academics universities in our country, ये हम देख रहे हैं in educational exchange. So proceeding to research and innovation, then हम यूके के साथ एक जॉइंट कोलैबोरेशन भी करते हैं कॉल्ड एज अ साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल। सो रिसर्च में भी हमने बहुत ही यहाँ पे एक्सचेंजेस किए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल SIC, फिर वी आर ऑल्सो the second largest research partner, okay, UK is India's second largest research partner। बहुत सारे यहाँ पे फंडिंग भी देती है UK इसके लिए। We also see the technologies that we are collaborating on is artificial intelligence, quantum technology, pandemic preparedness, clean technology, ये सब हम कर रहे हैं। And we also launched something called as the India UK Net Zero Innovation Virtual Center. So all of these are the new developments that we see in the relationship between the two countries. हम देख रहे हैं कि जो UK के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर, he is also going to visit यशराज स्टूडियोज in Mumbai, ठीक है। So अंधेरी में है ये, तो ये जो है देखने वाले हैं। So this talks about कि हम एक दूसरे सेक्टर में भी हम रिलेशनशिप बढ़ाएंगे, व्हिच इज विद रिगार्ड टू क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। फिल्म को प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, okay, so this is again another sector that the two countries are again collaborating। And finally connectivity में we know that couple of months ago we had a very sad incident that happened जब एक फ्लाइट जा रही थी from Ahmedabad to Gatwick which is in UK, okay, बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। It was a sad incident, right? So despite of that we are talking about नए flights यहाँ पे arrange होंगे, new flights, okay, and this will lead to more connectivity between the two countries। So this did not reduce the flights, okay, with despite the incident, ये रिड्यूस नहीं हुआ, और भी बढ़ाएंगे हम रिलेशन, ये आर्टिकल में कहा गया है। There's one more thing called as consulates general बनाएंगे हम इन मैनचेस्टर एंड बेलफास्ट। What are consulate general? ये एक ब्रांच होती है, एम्बेसीज पता ही होगा आपको, एम्बेसीज का ब्रांच अलग अलग सिटीज ऑफ लंदन या यूके में होगा। वन इज इन मैनचेस्टर एंड दूसरा इन बेलफास्ट। तो ये पूरा हमने आर्टिकल देखा है विद रिगार्ड टू इंडिया
एंड यूके रिलेशंस, बहुत सारे फैक्ट्स भी आए हैं, सो आई होप यू हैव टेकन देम डाउन. Proceeding to my next article, which is the multi-tracking railway project. So we have railway minister. कौन है railway minister? जो सेम है मेटी के यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेलवे मिनिस्टर सेम, अश्वनी वैष्णव. Okay, तो अश्वनी वैष्णव has recently talked about 4 new multi-tracking railway projects. So this has also been approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs. ये 4 स्टेट्स में होगा, 4 स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड छत्तीसगढ़. 18 डिस्ट्रिक्ट्स को स्पैन करेगा. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी अमंग दीज रीजन्स. ये पूरा जो है 894 ऐड होगा, हमारे रेलवे लाइन ऐड होंगे यहाँ से, और एस्टिमेट कॉस्ट अबाउट 24,000 है, और ये बनाएगा, रेडी होगा बाय 2030-31 इट शुड बी डेवलप्ड. What will be the positive? Of course, it will lead to in connectivity, access मिलेगा बहुत सारे villages को, population about 85 lakh को यहाँ पे touch करेगा या impact करेगा, is what the article is saying. इसमें कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी है जैसे कि विदिशा एंड रजनांदगांव जो छत्तीसगढ़ में है. सो दिस विल ऑल्सो बेनिफिट दीज विलेजेस ट्रेड करने में, पीपल टू पीपल टाइज करने में. ऑल दिस विल हेल्प दीज पर्टिकुलर विलेजेस. ये पार्ट है एक मेजर स्कीम का जो है प्रधानमंत्री गति शक्ति National Master Plan. We're going to see what exactly is this plan. Okay, so this plan is related to what? Connectivity, efficient logistics, integrate करना among. So पहले हम PM गति शक्ति स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं, and then we will see कौन से regions को connect कर रहा है ये 4 जो approvals दिए गए हैं 4 projects के लिए. So the गति शक्ति जो है ये आया था 2021 में. इट वॉज लॉन्च इन 2021. 100 लाख करोड़ का ये फंड है, प्रोजेक्ट है. तो ये क्या करना चाहता है? इट वॉन्ट्स टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 years, यानी 21 से लेके 26 तक वी आर गोइंग टू लुक एट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग. ये डेवलप किया जा रहा है by the BISAG-N, which is Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics. So this is very very important. Who's developing this? इससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिसके कारण ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, बिजनेसेस ज्यादा और कॉम्पिटिटिव बन पाएंगी. सो ऑल ऑफ दीज आर पॉजिटिव्स नाउ ऑफ दिस पर्टिकुलर गति शक्ति. कौन से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड करेंगे? सो वी टॉकिंग अबाउट रोड्स, रेलवेज, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, पोर्ट्स एंड वाटरवेज. सो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज साथ में आ रहे. इट्स नॉट अ सिंगल मिनिस्ट्री दैट इज वर्किंग फॉर दिस. बहुत सारे मिनिस्ट्रीज आर कोलैबोरेटिंग इन दिस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ओके, और प्लान. तो इधर गति शक्ति के बारे में लेट अस नाउ सी व्हिच आर द रीजन्स वेयर ये जो प्रोजेक्ट है बनाया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा. सो वी हैव वर्धा टू भुसावल, देन वी हैव वडोदरा टू रतलाम व्हिच इज गुजरात टू एमपी कनेक्ट कर रहा है, इटारसी भोपाल बिना व्हिच इज अगेन इन मध्य प्रदेश, एंड वी हैव गोंदिया डोंगरघर which is महाराष्ट्र से लेके ये कनेक्ट कर रहा है छत्तीसगढ़ को. So these are the 4 projects that have been approved recently. Proceeding to the next article. Now I'm sure this is something that you have heard of, right? आपने ये 2-3 दिन से सुना होगा with regard to incident that has left children to die, and this is because of a medicine, of a cough syrup. राइट. सो कॉफ सिरप जो एक दवाई होती है ये बच्चों को मार रही है, इसके बारे में ये आर्टिकल है. सो द आर्टिकल इज ब्यूटिफुली रिटन टॉकिंग अबाउट कि एक जागरूकता, एक अवेयरनेस क्रिएट कर रही है. सो दिस इज there are some facts that we're going to be touching upon, but this is more of an eye opener to you for your families. अगर आपके घर पे बच्चे हैं या you've got your cousins, you should be aware of this as well, right? So इसके लिए हम थोड़ा awareness building भी कर रहे हैं इस particular video में. Let us see what is this issue first. So there was a cough syrup called as Coldref. ये एक तमिलनाडु की एक pharmaceutical company है जिसका नाम है श्रीसान Pharmaceuticals.
यहाँ पे मैन्युफैक्चर की गई है। एंड दिस कंटेन्ड समथिंग कॉल्ड एज डाइइथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इसमें? डाइइथिलीन ग्लाइकॉल। नाउ डाइइथिलीन ग्लाइकॉल इज लाइक अ पॉइजन। Why? ये एक पॉइजनस सब्सटेंस बिकॉज ये मैन्युफैक्चर किसमें किया जाता है? यू यूज इट फॉर योर प्रिंटिंग योर इंक, योर ग्लू, जो ब्रेक फ्लूइड्स होता है, लुब्रिकेंट्स होता है, वहां पे ये इस्तेमाल किया जाता है और वही तुम कॉफ सिरप में डाल के यू गिविंग इट टू द चिल्ड्रन. So this has led to over 20 such children to die, especially in states of Madhya Pradesh and Rajasthan. तो ये न्यूज में काफी ज्यादा है. So I'll be surprised if you don't know about this news. Now इसका कंजम्पशन, अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो क्या होता है? You can have severe kidney, liver, nervous system damage. तो abdomen, पेट में दुखने लगता है, nausea, vomiting, ये सब signs दिखाई देती है and ultimately the child dies. So this was in the news. Now let us see कि थोड़ा हम again awareness create करने के लिए what are these cough syrups, कौन से type of cough syrups हैं, ये सब देखते हैं. तो cough syrups दो टाइप के होते हैं. Firstly is the cough suppressants and the second one is decongestants. तो जो active ingredient है, मैंने इसमें ब्रैकेट में लिखा है, तो the active ingredient for cough suppressant, जब आपको dry कफ होता है, कॉफ होता है, राइट, और ड्राई थ्रोट होता है, सो देन यू आर यूजुअली यूजिंग सम कॉफ सिरप दैट कंटेन्स डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड. ठीक है, ये हार्मफुल नहीं है अगर आपने फॉलो किया जो डॉक्टर ने कहा. द सेकेंड वन इज डीकंजेस्टेंट्स, और यहाँ पे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो फेनाइलेफ्रिन एंड फिनाइरामिन. ओके, नाउ दिस इज फॉर जो नोज, रनिंग नोज और सब होता है, कंजेशन होता है, तो इसको ये रिड्यूस करेगा. यू हैव अ रनी नोज, कॉफ इज ट्रिगर्ड बाय नेजल डिस्चार्ज. ओके, तो आपको थोड़ा वेट कॉफ होता है, राइट, सो दैट इज फॉर डीकंजेशंस जो आप यूज करते हैं. ना यूजुअली ये बच्चों को नहीं देना चाहिए, मेनली जो बिलो 4 years हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू यूएस अंडर 4 years ये नहीं देना चाहिए. 6 years एटलीस्ट के पहले it's ideally said that 6 years के below should not be given. The cough syrup should not be given. Okay, so this is definitely a big no for infants and for toddlers. उनके लिए you have the saline drops that are given. Okay, या steam दिया जाता है to help them in breathing. But ये नहीं देना चाहिए. Okay, now dosage guidelines भी दिया गया है. Okay, कि कितना you should have even if you're giving the children. So ये pediatrician प्रिस्क्राइब करेगा तो ही देना है. एंड यूजुअली द डोज इज अबाउट 1 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट. तो आप 3 times तक दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं देना है. ओके, एंड व्हाटएवर यू नॉर्मली गेट अ कैप राइट ऑन द सिरप, तो वो आपको यूज करना चाहिए. नॉट टेबल स्पून्स, नॉट टी स्पून्स, बिकॉज डोज क्या है फिर आपको पता चलेगा. 1 है, 5 है, 2.5 है एंड सो ऑन. अगर स्पेशल केसेस में ही बिलो 4 years देना चाहिए, अदरवाइज इट इज सेड दैट यू शुड नॉट गिव फॉर चिल्ड्रन, राइट, विद रिगार्ड टू गिविंग इट मोर एज वेल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये जो हम केसेस देख रहे हैं इसके लिए देयर शुड बी सम बॉडी दैट इज सुपरवाइजिंग दिस, राइट. ऐसे कोई कॉफ सिरप बना के तो बेच नहीं सकता. एंड यू मस्ट हैव हर्ड कि लास्ट ईयर भी एक सिमिलर केस आया था. यू मस्ट हैव हर्ड दिस अफ्रीकन कंट्री गैमीबिया में ऐसा ही एक इंडियन कॉफ सिरप वहां पे गया था एंड बहुत सारे बच्चे मर गए थे इन दैट पर्टिकुलर अफ्रीकन रीजन. सो दिस इज ऑलवेज इन द न्यूज विद रिगार्ड टू दिस डाइइथिलीन ग्लाइकॉल जिसके बारे में बात की, व्हिच दीज कॉफ सिरप्स हैव. तो इंडिया में विच इज दैट बॉडी जो ड्रग को रेगुलेट करता है, जो अलाउ करता है फॉर द मैन्युफैक्चर टू सेट करता है प्राइजेस क्या होना चाहिए. नाउ दैट इज मेनली The Drug Cosmetics Act of 1940, राइट. तो और इसके बाद रूल्स भी आए थे 1945 के. इंडिया में दैट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है ये पर्टिकुलर बॉडी. इनका हेड है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI. ओके, तो ये मेनली इंपॉर्टेंट है फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग्स. ओके, ये रिलीज भी करता है समथिंग कॉल्ड एज नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जिसके कारण आपको पता चलता है कि कौन से ड्रग्स सेफ हैं
क्वालिटी अच्छी है. So all of that is given by this. So with regard to monitoring the safety of drugs, कौन सी body important है? Central Drug Standard Control Authority, जो head किया गया है by DCGI, which is Drug Control General of India. प्राइजेस के लिए दूसरी बॉडी है. प्राइजेस के लिए कौन सी बॉडी है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, NPPA. सो दिस विल टॉक अबाउट रिवाइजिंग द प्राइसेस ऑफ ड्रग्स, मॉनिटर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, अगर शॉर्टेज है क्या क्या स्टेप्स लेने हैं. सो ड्रग शॉर्टेज के लिए भी दिस पर्टिकुलर बॉडी वर्क्स. Now public health ये कौन सी लिस्ट में आता है? It comes under the state list, okay, in the 7th schedule. So there are 3 lists: state list, concurrent list, union list. State list में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती है. Now because of this हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग ऐसे बॉडीज हैं, स्टेट ड्रग रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं, जो स्टेट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या एडवाइजरीज देते हैं. Now understanding another article linked to it, India में एक डेटा आया है which is given in the Hindu कि सिर्फ ऐसे 18 कंट्रीज हैं, 18 स्टेट्स हैं इंडिया में जो एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं with regard to drug control. So we will see what exactly are the methods in which drugs are regulated in India. तो यहाँ पे एक सच एस्पेक्ट है ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम, ONDLS. ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है ताकि आप प्रोसेस कर सकते हो, लाइसेंस दे सकते हो टू वेरियस एजेंसीज और कॉर्पोरेशंस फॉर ड्रग क्रिएशन. ठीक है, एक सिंगल विंडो सिस्टम है. अभी तक कितने स्टेट्स ने इसको कंप्लाई किया? सिर्फ 18. व्हाट अबाउट द रेस्ट? Okay, so that has led to again criticism of this particular agencies. Further, ये किसने डेवलप किया है ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम? CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये कंप्यूटिंग एजेंसी के लिए, एंड CDSO जो अभी हमने बात की है. सो व्हाट विल इट डू? लाइसेंसेस अगर देना है, ब्लड बैंक्स को के एप्लीकेशंस को हैंडल करना है, और या WHO के GMP, ओके, सो वी हैव द मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करना है एज गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए जो सर्टिफिकेट्स चाहिए तो वो भी इस सिस्टम के थ्रू आपको मिल सकता है. सो दिस विल लीड टू व्हाट? यूनिफॉर्मिटी अमंग द स्टेट्स. सभी स्टेट्स में एक ही प्रोसीजर है. सो ऑल ऑफ दैट इज द मेजर रीजन व्हाई वी हैव दिस. The second reason और second guidelines की बात करें, it's called as CAPA. यहाँ पे no state has fully actually done this, जो है corrective and preventive action. ये guidelines हैं जो जल्दी से देखते हैं कौन से guidelines है. Now Schedule M करके आता है. Schedule M क्या है? Schedule M is mainly जो pharmaceutical regulations को देखता है. Okay, now that is given by the हमारा जो एक्ट हमने देखा था, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940. इस एक्ट के अनुसार we need to ensure that जो pharmaceuticals medicines बना रहे हैं, they should be following proper uniform procedures that are safe, okay, in terms of the production. तो ये आता है good manufacturing practices के अंदर जो globally इस्तेमाल होता है. So Schedule M is mainly looking after what? Production or regulations of these pharmaceuticals. यहाँ पे CAPA क्या है फिर? CAPA इसका पार्ट है जो चाहता है कि मान लो कोई प्रॉब्लम आती है, ओके, इन्वेस्टिगेट करना कि ये प्रॉब्लम क्यों, कहाँ, कैसे, जो करेक्टिव एक्शन होती है वो कापा के गाइडलाइंस है. ओके, सो दिस इज मेनली टू एंश्योर कि हम बहुत ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी, बिकॉज इट लीड्स टू ऑफ कोर्स लाइफ एंड डेथ सिचुएशन. तो यहाँ पे फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई इन्वेस्टिगेट करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, तो ये कापा इज एडेड. एंड कापा इज नॉट, अगर हम देखें अभी का जो डेटा है, नो स्टेट हैज एक्चुअली कंप्लाइड विद दिस. दैट हैज बीन द प्रॉब्लम. सो ड्रग वायलेशंस यहाँ पे रजिस्टर होती है एंड दे फाइंड द रूट कॉज एज टू व्हाई दिस हैज हैपेंड, बट नो स्टेट्स हैव बीन पार्टी टू दिस. सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम. वॉलंटरी कंप्लायंस करनी पड़ती है, बट नो स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड एज आई जस्ट सेड. So this we have seen with regard to what is Schedule M, what is the agencies जो prices manage करती है, what are the agency जो quality maintain करती है with regard to drugs. Let us now proceed to the last article of the day. Now last article is more or less like a one-liner because ज़्यादा कुछ information नहीं आता, but they can ask you like these questions कि Ryder Cup जो है ये किस sport से related है. तो याद रखना, this is with regard to golf.
ओके तो ये एक बाईएनियल गोल्फ मैच होता है जो दो स्टेट्स यानी यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप के टीम्स खेलते हैं। ये ऑल्टरनेट होता है, तो एक साल ये इधर होता है यूएस में होता है, उसके बाद वो होता है यूरोप में। सो दिस टाइम इट हैपेंड इन न्यूयॉर्क, दिस पर्टिकुलर राइडर। सो इट इज सेड that who won this particular 2025 game Ryder Cup, ये विन होती है टीम यूरोप। So they give out a chant that said, "Are you watching Donald Trump?" To which Donald Trump भी reply करते हैं, "Yes, I'm watching. Congratulations." So that is why it was a politically aspect कि despite being in the home field यानी न्यूयॉर्क में होके तुम हार गए। So this is like led to some political kind of conflict or hearsay between these two. I mean between the two nations या two groups की बात करें। So this is all with regard to the Ryder Cup, and this is with regard also to the 8th October हिंदू न्यूज एनालिसिस, डेली न्यूज एनालिसिस। बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हमने देखे। डू आंसर whatever questions I asked you in this video. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.